सलार के रिव्यूज बहुत ही ज्यादा पोलराइजिंग थे, लेकिन इस बात पे हर कोई एग्री करेगा कि इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग काफी बढ़िया थी। खान सार की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और उसको बहुत सारे डिटेल्स के साथ हमारे सामने प्रेजेंट किया गया। लेकिन क्या थे वो डिटेल्स? हम इस वीडियो में उन्हीं डिटेल्स, सलार की स्टोरी और एंडिंग में इसके हुआ क्या, इसको पूरी डिटेल में समझेंगे। हाँ, इस वीडियो में सलार से रिलेटेड स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सलार की पूरी कहानी खानसार के अंदर टेक प्लेस करती है, जहाँ पे आजादी से पहले 3 कबीले रहा करते थे जो कि बस्तियों को लूटते और उनको फिर जला दिया करते थे। अंग्रेज भी उन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी वो लड़ने जाते थे उल्टा उन्हीं का नुकसान होता था। उन तीनों कबीलों के नाम थे मन्नार कबीला, जो कि खुद को बुल से रिप्रेजेंट किया करता था। दूसरा था शौर्यांग कबीला, जो कि खुद को टाइगर से रिप्रेजेंट करता था। और तीसरा और आखिरी था घनियार कबीला, जो कि अपने आप को ईगल से रिप्रेजेंट करता था। इसको तुमने ट्रेलर में भी देख ही लिया होगा। इन तीनों ही ट्राइब में से किसी एक को चुना जाता था जो कि खानसार को रिप्रेजेंट करता था। आजादी के समय 1947 में इनके लीडर थे शिव मन्नार। उस समय खानसार की पावर इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को कह दिया कि तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, पर हम जो रूल बनाएंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। इस डिसीजन के बाद खानसार के अंदर जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला गया। भले ही वो इलीगल रास्ते से था, पर वो ऐसा धंधा करते थे जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होता था। इंडिया के पॉलिटिक्स से लेके उसके इलीगल धंधे या फिर इंटरनेशनल ट्रेड, हर किसी पे मोर और लेस इनका कंट्रोल होने लगा। अब शिव मन्नार हमारे लीडर आदमी, दिमाग वाले आदमी, ये जो डेवलपमेंट हुआ ये लोगों के सर पे ना चढ़ जाए और सिविल वॉर जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम का निर्माण किया। पूरे खानसार को 101 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया। हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक गवर्नर था और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक कड़ा दे दिया गया। 61 ऐसे गवर्नर्स थे जो कि सिंगल डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते थे। उनका वोट भी सिंगल होता था और उनको कॉपर कहा जाता है। 8 ऐसे गवर्नर थे जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते थे। उनके वोट भी 3 काउंट होते थे और उनको सरदार कहते हैं। और आखिरी में आता है ऐसा गवर्नर जो कि 15 डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसका वोट भी 15 के बराबर होता है और उसको कर्ता कहते हैं, जिसको तुम बेसिकली खानसार का राजा कह सकते हो। इस सिस्टम के पहले कर्ता बने शिव मन्नार और उन्होंने इस सिस्टम के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जिसका रूल हर किसी को मानना ही पड़ेगा। शिव मन्नार के डेथ के बाद इनके पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया। टेक्निकली शौर्यांग के लीडर धारा को अगला कर्ता बनना था, लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको अपने बाप की गद्दी चाहिए थी और इसको पाने के लिए उन्होंने शौर्यांग के पूरे कबीले को ही रातों रात मरवा दिया, इंक्लूडिंग औरतें एंड बच्चे। इस कत्लेआम के बाद उन्होंने खुद को खानसार का कर्ता घोषित कर दिया, एक बहुत बड़ी दीवार बना दी और एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर दी ताकि उनके पास जो पावर है वो उनके हाथ में ही रहे। ऐसे ब्लड शेड के बाद जो तीसरा कबीला है घनियार, वो रिवोल्ट ना कर दे, इसलिए 8 सरदार में से जो 5 कुर्सी है वो उनमें बांट दी गई। बाकी 3 पे राज मन्नार ने अपने साले, अपने दामाद और अपने बेटे को बिठा दिया। अगर तुम ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो सारे वोट मिला के सिर्फ 100 ही होते हैं। और मैंने कहा था कुल 101 डिस्ट्रिक्ट है, तो इन सरदारों में एक उनकी बेटी भी है। राज मन्नार ने 2 शादी करी और उनको दोनों बीवियों से 2-2 बच्चे थे। पहले से रुद्रा और राधा और दूसरे से वर्धा और एक और, उनका नाम मैं भूल गया। 25 साल तक सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन फिर 2 ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके वजह से खानसार की पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाती है और मूवी के अंदर हम जो प्लॉट देखते हैं वो शेप लेती है। पहला इवेंट, वर्धा अपने सरदार वाली टेरिटरी किसी को देके देवा और उसकी माँ को बचा लेता है। दूसरा इवेंट, इतनी बड़ी वेपन्स की डील होती है कि 25 साल में पहली बार कर्ता को खानसार छोड़ के बाहर जाना होता है। देवा, जो कि शौर्यांग कबीले से ही था, वर्धा उसको उसी के बाप द्वारा इनिशिएटेड मैसेकर से बचा लेता है। बचाने के बाद वो उसको खानसार से बहुत ही दूर भेज देता है, जहाँ पे खानसार के लोग उसको ढूंढ नहीं पाए। लेकिन जाने से पहले देवा उसको वादा कर देता है कि तूने मुझे और मेरे माँ को बचाया तो मैं तेरे लिए शिकार भी बनूंगा और शिकार भी करूंगा। वर्धा देवा को बचा तो लेता है, लेकिन इसके वजह से उसका जो सरदार वाला टाइटल था वो चला जाता है। वो एक सिंपल कॉपर बन के रह जाता है। इसके बाद 25 साल बीत जाते हैं। 25 साल बाद राज मन्नार को एक बहुत ही बड़े वेपन्स डील के बारे में पता चलता है, जिसका ऑर्डर खानसार में से ही किसी ने दिया था। इतने बड़े वेपन्स डील के बारे में सुन के उनको आने वाले सिविल वॉर या कू का अंदाजा लग जाता है। अब इस कू में कौन कौन शामिल होने वाला है, कौन किसकी साइड होगा, या फिर कौन सा है वो रैट है जो कि इनके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, इस सब का पता लगाने के लिए वो एक चाल चलते हैं और वो सभा में जाके अनाउंस करते हैं कि वो अपने दूसरे बेटे वर्धा को फिर से सरदार बनाना चाहते हैं। इसके लिए 8 सरदारों में से वो किसी एक की कुर्सी मांगते हैं, जो होता है रंगा, जिसके बाप को ही कड़ा दे के वर्धा ने सरदार बनाया था। ये
बोलकर राधा रमा को एक्टिंग करता बनाकर वो वेपन्स डील के बारे में पता करने चले जाते हैं। इस फैसले से हुआ कि उस सभा के अंदर जो पावर बैलेंस था वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया। आज रंगा से कुर्सी मांगी है, कल किसी और से मांग लेंगे। इससे हुआ कि जो कि कू की प्लानिंग कर रहे थे उनको थोड़ी और मोटिवेशन मिल गई। भैरवा जो कि राधा रमा का पति राजमन्नार का दामाद है, उसने भड़काया। रंगा रुद्रा ने वर्धा को मारने का प्लान बनाया, मारने भी गए, लेकिन राधा रमा ने ही सीज फायर का ऐलान कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग जब तक सीज फायर लागू है तब तक खानसार के अंदर कोई भी लड़ाई नहीं होगी। भैरवा के फिर से उकसाने पर रुद्रा ने इस सीज फायर को हटाने के लिए वोटिंग की मांग करी, जिसको 9 दिन बाद शेड्यूल किया गया। इन 9 दिनों में हर कोई अपनी आर्मी इकट्ठा कर रहा था, जितनी डेडली हो सके, जितनी भयानक हो सके उतनी। इसके अंदर 3 इस मूवी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला रंगा की आर्मी, जिसने ड्रग्स देके आदमियों को एक तरीके से ज़ॉम्बी की तरह बना दिया, जो कि लाल रंग देके ट्रिगर हो जाते थे। दूसरा है रुद्रा का पंडित। इस मूवी में तो उनको खाली सेटअप किया गया है, लेकिन जिस तरीके से उनके बारे में बताया जा रहा है ऐसा लग रहा है सेकंड हाफ में उनका बहुत बड़ा पोटेंशियल हो सकता है। और तीसरा और सबसे खास, वर्धा वन मैन आर्मी देवा को खानसार के अंदर वापस ले आता है 25 साल बाद। कितनी बार बोलूंगा मैं 25 साल बाद। इन 9 दिनों में सब शांत थे, लेकिन अपना देवा एक कॉपर, एक सरदार और कई दर्जन लोगों को उड़ा चुका है। 2 बार अपने दोस्त को बचाने के लिए और 1 बार एक लड़की को, और इसके लिए मन्नार आर्मी द्वारा उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। वोटिंग का समय आता है, हर कोई वोट डालता है, लेकिन वर्धा नहीं डाल सकता क्योंकि वो क्रिमिनल है। वो तभी वोट डालेगा जब दोनों पक्ष बराबर हो जाए। फिलहाल के लिए जो सीज फायर हटाना चाहते हैं उनका पलड़ा भारी होता है, लेकिन तब तक कर्ता वापस आ जाते हैं और उनकी 15 वोट की मदद से दोनों साइड बिल्कुल बराबर हो जाती है। अब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो वर्धा है वो सीज फायर लागू रखने वाला देगा, लेकिन सरप्राइजिंगली एक ट्विस्ट आता है और वो सीज फायर हटाने वालों का साथ देता है, जबकि उसको पिछले रात ही उसके दोनों सौतेले भाई बहनों ने धमकी दी थी, अगर तूने सीज फायर हटाने वालों को साथ दिया तो हम तेरे भाई का गला काट देंगे। अब इस स्टोरी वोटिंग के बाद हर जगह क्योस छा जाता है और हमें ये 4 बातें पता चलती है। पहली, वर्धा देवा से पूरा खानसार मांग लेता है। दूसरा, राजमन्नार जो प्लान बनाए थे कि हर एक रेड बाहर आ जाए वो उनका सक्सेसफुल हो जाता है। तीसरा, भैरवा जो कि राधा रमा का पति राजमन्नार का दामाद था वो एक शौर्यांग निकलता है, वो शौर्यांग ट्राइब का एक बचा हुआ मेंबर निकलता है। यहाँ पे एक बात और पता चलता है कि शौर्यांग जो ट्राइब था वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, उन्होंने अभी भी अपनी आर्मी बचा के रखी हुई है, जिनका सिर्फ एक गोल है, राजमन्नार को उन्हीं के गद्दी पे बिठा के उसको जला देना। चौथा और सबसे बड़ा ट्विस्ट जो हमें पता चलता है कि ये देवा कोई साधारण शौर्यांग नहीं है, ये उनका फॉरगेटन प्रिंस है। अब इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा कि मैं इसको फॉरगेटन प्रिंस कह क्यों रहा हूँ। चलो मान लिया वो प्रिंस है, लेकिन वो वर्धा का साथ क्यों दे रहा है। मैं उसको फॉरगेटन प्रिंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि देवा धारा का अनवांटेड चाइल्ड है। क्योंकि तुमने फ्लैशबैक में देखा होगा जब वर्धा देवा की मदद मांगने जाता है तो वो एक कार वाले शॉप में छोटा मोटा काम कर रहा होता है। किसी ट्राइब का लीडर का बेटा ऐसा काम कर रहा हो। यहाँ पे हो सकता है कि देवा को अपने बाप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो ही ना। दूसरा रीजन जो मुझे ज्यादा एक्यूरेट लगता है कि वो केयर ही ना करता हो। ऐसा भी हो सकता है कि धारा ने उसकी माँ को छोड़ दिया और इसीलिए वो केयर नहीं करता। अब इसी सवाल से तुम्हें वर्धा वाले क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया होगा। मैंने अभी तक तुम्हें जितनी भी ये राम गाथा सुनाई है ये सिर्फ सेकंड हाफ की है। फर्स्ट हाफ में तो सब बिल्डअप चल रहा होता है। फर्स्ट हाफ में हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। पहला, जो राधा रमा है वो अब खानसार में नहीं हैदराबाद के अंदर रह रही है। वो बड़े ही दिन से राजमन्नार के सेक्रेटरी को ढूंढ रहे हैं, जो कि अब सेक्रेटरी नहीं है, बाहर जाके बहुत बड़ी कंपनी के कुछ मालिक तालिक हो गए हैं। अब उनकी बेटी अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने उनकी अस्थियां लेकर इंडिया आ गई है। उसको राधा रमा से बचाने के लिए वर्धा के जो आदमी होते हैं वो इस लड़की को देवा के पास छोड़ आते हैं। लेकिन इंटरवल में ही हमें पता चलता है कि ये सब तो असल में राधा रमा का प्लान होता है कि वो फिर से देवा और वर्धा को आमने सामने लाना चाहते हैं, जब ताकि दोनों लड़े और दोनों में से एक मर जाए। क्योंकि अभी ये जिगरी दोस्त दुश्मन है। वो क्यों, हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगा। तुम्हें क्या लगता है आखिर ये दोनों दोस्त दुश्मन बने कैसे? नीचे कमेंट्स में बताओ। तुम्हें सलार मूवी लगी कैसे, ये भी तुम्हें नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना।